पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 इंटरनेशनल शुरू होने में अब से सिर्फ चंद घंटे का समय जो है वो बाकी है। पाकिस्तान अपने पहले टी20 में वेस्ट इंडीज को सिर्फ 14 रन से हराकर उसने इस पूरी सीरीज के अंदर 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। नाजरीन, आइए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे मुमकिन खिलाड़ी हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान के दूसरे टी20 के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। आइए हम एक एक करके इसका जायजा लेते हैं, लेकिन जायजा लेने से पहले नाजरीन आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कोई चीज़ के बारे में इस्तफसार करना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर अपना पैगाम डिलीवर कीजिएगा। बल्कि अगर कमेंट ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर वीडियो बनाना लाजमी तौर होगी तो हम उस कमेंट के ऊपर बाकायदा तौर पर आपके लिए एक डिटेल्ड ना सिर्फ वीडियो बनाएंगे बल्कि अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपका उस कमेंट को पेस्ट भी करेंगे। तो आइए नाजरीन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे टी20 स्क्वाड के अंदर क्या मुमकिन तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। पाकिस्तान के पहले टी20 के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे फ्लॉज जो है वो हमें नजर आए। हमने अपने पहले व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो टीम की सिलेक्शन है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो हमें कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आया। यहां तक कि हमें ऐसा भी लगा कि सलमान अली आगा जो है वो टीम के अंदर बैटिंग भेजने का जो बल्लेबाज है उनको भेजने के हवाले से थोड़े से डिस्टर्ब नजर आए। बहरहाल ये टीम मैनेजमेंट और सलमान अली आगा का जो है ये स्टांस है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आइए हम चलते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे टी20 इंटरनेशनल के अंदर एज यूजुअल साइम अयूब और उनके साथ जो बैटिंग करने आएंगे वो होंगे साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सीजन के अंदर और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो उन्होंने तीसरे टी20 इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान को जितवाने में जो मरकजी किरदार अदा किया था वो नाकाबिले फरामोश है। लेकिन नाजरीन हम आपको यह भी बताते चले कि साहिबजादा फरहान जो है वो ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 160 प्लस के आसपास है। और यही वजह है कि साहिबजादा फरहान को दौरे वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 स्क्वाड का हिस्सा ना सिर्फ हिस्सा बनाया जा रहा है बल्कि उनको ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर भी भेजा जा रहा है। नाजरीन उनके साथ जो बल्लेबाजी करने आएंगे वो है साइम अयूब, जिनको हमने पाकिस्तान के ब्रायन लारा का जो है वो टाइटल दे रखा है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्रायन लारा है। लेकिन ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्रायन लारा साइम अयूब जो है वो गुज़श्ता कई सीरीज के अंदर जो है अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से क्रिकेट के नाकदीन की जुबानों के ऊपर जो है वो चल रहा था। लेकिन साइम अयूब ने वेस्ट इंडीज के दौरे के पहले ही टी20 इंटरनेशनल में 38 गेंदों के ऊपर 58 रन बनाकर जो है इस बात का सबूत दे दिया कि साइम अयूब का बल्ला जो है वो रन बनाना नहीं भूला, बल्कि बैट्समैन के ऊपर जो है वो बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। आइए नाजरीन हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो वन डाउन है उसमें आपके पास दो लोग मौजूद हैं। एक जनाब पाकिस्तानी फौजी यानी सुपर लेजेंड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज फखर जमान है कि जिनका बल्ला जब आग उगलता है तो रंजों का अंबार लगा देता है। लेकिन नाजरीन अगर आप देखें कि हमारे फौजी भाई फखर जमान जो है वो गुज़श्ता कई मैचेस के अंदर जो है थके थके से नजर आते हैं, शोल्डर उनके ड्रॉप नजर आते हैं, उनके अंदर वो स्पिरिट वो चुस्ती वो नजर नहीं आ रही जिस तरह फखर जमान जो है वो दिखाते होते हैं। फखर जमान के साथ जो है जनाब मोहम्मद हारिस हैं और पहले टी20 इंटरनेशनल के अंदर जो है मोहम्मद हारिस को चौथे नंबर पर भेजने की बजाय हारिस को 8वें नंबर पर भेजा गया। इस बात की मंतक जो है वो हमारी समझ से बाला तर है। यानी मोहम्मद हारिस जो 1 डाउन आता था या 2 डाउन आया करता था, आखिर वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बने कि मोहम्मद हारिस के ऊपर आप फहीम अशरफ को भी भेज रहे हैं, आप मोहम्मद नवाज को भी भेज रहे हैं और
आप ये देखें कि मोहम्मद हारिस को आप 8वें नंबर पर भेज रहे हैं, जो उसका एक्चुअली नंबर है वो हार्ड हिटर है, तेज तरीन बल्लेबाज है, आपको उसके असल नंबर पर ही भेजना चाहिए, तभी पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट जो है, अपना रन रेट जो है वो बेहतर हो सकता है। आइए हम अब आगे चलते हैं। उसके बाद बारी आती है जनाब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, जिसने अभी तक जो है वो एक सेंचुरी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों पर जड़ी थी, यानी कि हसन नवाज। हसन नवाज भी अभी उन्होंने कुछ ही मैच खेले हैं, लेकिन वो 6 मरतबा जो है वो शून्य के रन के ऊपर आउट होकर जो है वो पवेलियन गए, जिसकी वजह से क्रिकेट के नाकदीन जो है वो उनके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन हसन नवाज का स्ट्राइक रेट आप पिछले फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल में देखें कि वो 24 रन बना सके हैं 18 गेंदों के ऊपर। यानी मुराद ये है कि हसन नवाज एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अभी वो उतना पुरएतमाद नहीं है कि जितना उसको होना चाहिए। हसन नवाज की बैटिंग के हवाले से हमने ये देखा है कि हसन नवाज जो है वो स्पिन बॉलिंग अटैक के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी जारहाना अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं और छक्के भी लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हसन नवाज के बाद जो है वो बारी आती है पाकिस्तान के जो कप्तान हैं सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा का अगर एक नंबर देखा जाए तो उनका नंबर जो है वो चौथा बनता है, लेकिन चूंकि टी20 क्रिकेट के अंदर आपको वक्तन फवक्तन तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, तो सलमान अली आगा मैच की सिचुएशन के मुताबिक अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन सलमान अली आगा पाकिस्तान का वो वाहिद कप्तान है कि जिसने कुल मिलाकर नाजरीन 15 टी20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले होंगे, लेकिन फखर जमान के ऊपर उनको बर्तरी देकर पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया। और ये पाकिस्तान का कप्तान सलमान अली आगा जो है, जो स्ट्राइक रेट के हवाले से कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को मॉडर्न क्रिकेट की जरूरत है, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के कप्तान हैं और उनको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलकर अपने स्ट्राइक रेट को 150 प्लस तक लेकर जाना है। जबकि उसके बदले में अगर आप देखें, अगर कप्तानों का की रेशो को अगर हम करें, तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई के और बाबर आजम जो है वो भी टी20 के कप्तान रहे हैं। वो 100 प्लस टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 35 के करीब जो है वो 50s बना चुके हैं और सेंचुरियां भी स्कोर कर चुके हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है नाजरीन 130 135 40 के राउंड अबाउट हमें दिखाई देता है। लेकिन सलमान अली आगा ने तो अभी महज 15 से 20 इंटरनेशनल जो है वो खेले होंगे और उनका स्ट्राइक रेट नाजरीन आपको सुनकर जो है वो खुशगवार हैरत होगी और शायद जो है वो आप अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाएं और शायद हो सकता है कि आप ये भी वो जुमला करें, ओए मुझे मारो, ओए मुझे मारो। लेकिन नहीं, आपने अपने आप को कुछ नहीं करना। आपने पाकिस्तान के इस कप्तान के लिए दुआ करनी है कि इसका स्ट्राइक रेट जो है ये 150 से 160 तक चला जाए। आइए हम बढ़ते हैं आगे की जानब कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है अब बारी आती है मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज के हवाले से नाजरीन हम आपको बताते चले, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग क्रिटिक ऑफ क्रिकेट जो है, हम ये समझते हैं कि मोहम्मद नवाज को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर जो है इस टीम के अंदर शामिल किया गया है। अब आप ये सवाल करेंगे कि मोहम्मद नवाज के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो नाजरीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिसको वाइस कैप्टन बनाकर जो है वो दौरा न्यूजीलैंड में भेजा गया था और जिनको वहां पर टिम साइफर्ड ने और न्यूजीलैंडर्स ने मार कर जो है वो अदमुआ कर दिया था और 2-2 ओवर में जो है उस वाइस कैप्टन को यानी शादाब खान को 2-2 ओवर में 30-30 रन का जो है वो फेंटा जो है वो यादगार लगता रहा है। अब चूंकि उनका पीएसएल के दौरान जो है उनकी मसल इंजरी हुई है और वो 3 माह के लिए डॉक्टर की बेड रेस्ट पे हैं, वो किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आप नाज़रीन ये देखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि जिसमें शादाब खान को कवर करने के लिए मोहम्मद नवाज की एंट्री जो है वो की गई है। यानी कि मोहम्मद नवाज हमारे लफ्जों में अगर आप ये कहें कि वो प्लांटेड है। मोहम्मद नवाज की ना तो बॉलिंग जो है वो अच्छी है, आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल में मोहम्मद नवाज को बाबर आजम ने ओवर दिया था और यही वो मोहम्मद नवाज थे कि जिसको किंग विराट कोहली ने मार कर जो है ना सिर्फ मैच छीन लिया था, बल्कि
محمد نواز کی بالنگ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بابر اعظم جو ہے وہ میچ ونر نہیں ہے, پاکستان کو میچ جو ہے وہ جتوا نہیں سکتا. تو جناب بابر اعظم نے جتنے بھی میچ T20 کے ہیں یا ODI کے ہیں جو ہارے ہیں نا, وہ اپنی وجہ سے نہیں ہارے, بلکہ پاکستان کے باؤلرز کی اس مداخلت, خود ساختہ انجریز کی وجہ سے یا خود ساختہ جو ہے ٹیکنیکس کی وجہ سے ہروائے گئے ہیں. تبھی جو ہے وہ بابر اعظم کے اوپر جو ہے وہ بابر اعظم اتنا کنٹروورشل جو ہے وہ ہوئے. لیکن ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ بابر ہم سب کا ہیرو ہے, بابر جو ہے وہ ہمارا پوری پاکستانی قوم کا کنگ ہے. بابر اعظم جس کرکٹ کے میدان میں نہیں جاتا ناظرین, وہاں کا میدان سونا ہو جاتا ہے. آپ نے T20 انٹرنیشنل میں دیکھ لیا, بنگلہ دیش کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی قوم کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے, اور پورے کا پورا سٹیڈیم جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. اور آج پہلے T20 انٹرنیشنل کے اندر بابر اعظم اور محمد رضوان چونکہ شامل نہیں تھے, تو جو فلوریڈا لارڈر ہل کا جو سٹیڈیم تھا وہ وہاں پر کتنے, کوئی سینکڑے صرف ہوں گے ناظرین, 100 یا 200 لوگ ہوں گے کہ جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ دیکھنے آئے تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ کنگ بابر ہے, اس کی وجہ سے شائقین جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو محمد نواز جو ہے جی, ہم بھی کہتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں کہ یہ پرچی پلیئر ہے, اور صرف شاداب خان کو جو ہے یہ فرنٹ پہ آ کر جو ہے وہ اس کی سیٹ کو ریزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین آئیے ہم اب پاکستان کے اس بالرز کی بات کرتے ہیں کہ جس کو جب آزمایا گیا ہے اس نے کہا کہ جی یہ لے جناب میں ہوں, اور اس کو کھلایا اس نیت سے جاتا ہے کہ کہیں مار کر جو ہے نا ویسٹ انڈیز والے اس کا حشر نشر بگاڑ دیں, اور نیوزی لینڈ کے اندر نیوزی لینڈر جو ہے وہ اس کو مار کر جو ہے اس کا حشر نشر بگاڑ دیں, اور وہ لوگ جو کرکٹ کے مبصرین ہیں, جو سو کارڈ مبصرین ہیں, وہ کہیں کہ دیکھا جی ہم نے سفیان مقیم کو کتنے موقع دیے ہیں, وہ نیوزی لینڈ میں بھی پٹا, وہ جنوبی افریقہ میں پٹا, وہ بنگلہ دیش میں بھی پٹا, اور جناب اب ہم نے ان کو ویسٹ انڈیز میں بھیجا ہے. اس کے اندر تو وہ سپنرز والی بات ہی نہیں ہے. تو ناظرین سفیان مقیم پاکستان کا دوسرا سعید اجمل ہے, اور یہ بات یاد رکھ لے کہ ہم نے ہر مرتبہ سفیان مقیم کی فیور میں جو ہے وہ ولاگ بنائے. آپ یاد کہ آپ ہماری ویڈیوز کو چیک کر لیں, ہم نے سفیان مقیم کے اوپر دورہ ویسٹ انڈیز کے حوالے سے بھی ایک ولاگ جو ہے وہ بنا رکھا ہے. آپ دیکھیں 4 اوور میں 20 رن پہلے T20 ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ دیے, اور ساتھ میں وکٹیں بھی چٹکائی ہیں. اور اس وقت اس نے وکٹ چٹکائی کہ جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو تھی وہ چھکوں پہ چھکے جو ہے وہ لگا رہی تھی, لیکن اس بولر نے اپنی پوری لائن اور لینتھ اور جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے ود ان دا سٹمپ جو ہے وہ جو بالنگ کی ہے نا, اس نے 4 اوور میں کتنے رنز دیے ہیں جناب, صرف 20 رن دیے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سفیان مقیم پاکستان کا سعید اجمل کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا جادوگر سپنر ہے. آپ اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کا یہ ایسٹ ہے. شاداب خان کو بھول جائیے, اس نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے, پاکستان کی بڑی اچھی خدمت کی ہے, لیکن جب تک پاکستان کی کھلاڑیوں کی سلیکشن جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوگی نا ناظرین, تو پاکستان جو ہے یہ سٹرگلنگ پوزیشن کے اندر ہی رہے گا. آئیے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی کی. شاہین شاہ افریدی کا اگر ہم دیکھیں کہ وہ نئی بال کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں, سوئنگ بھی کرتے ہیں, یارکر بھی ڈالتے ہیں, پیس بھی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 2 اوورز کے بعد جب شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ دیا جاتا ہے تو ان کی بال کے اندر وہ پیس نظر نہیں آتی. تو ہمارا ویسے مشورہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو پہلے 4 اوور جو ہیں وہ لگاتار جو ہے نا وہ کروا دینے چاہیے, تاکہ نہ ان کی پیس جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اب باری آتی ہے جناب حارث رؤف کی. ہم حارث رؤف جو ہے وہ جو تیز ترین پچز ہیں, آسٹریلیا کی ہے, برطانیہ کی ہے, ان پچوں کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حارث رؤف جو ہے ان کی بال جو ہے وہ سوئنگ بھی ہوتی ہے, پیس بھی پکڑتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ وکٹیں بھی لیتے ہیں. لیکن حارث رؤف جو ہے وہ فلوریڈا لارڈر ہل کی پچ کے لیے جو ہے ان کی بالنگ جو ہے وہ قطعی طور پر سوٹیبل نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے T20 کے اندر حارث رؤف کی جگہ پر جو ہے وہ کس کو ڈالتے, آپ حسن علی کو ڈالتے. حسن علی نے PSL کے اندر بھی, حسن علی نے اس کے بعد کھیلی جانے والی جتنی بھی ناظرین سیریز ہیں اس بندے نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے اور امپروو کیا ہے, وکٹیں نکال کر دکھائی ہیں کہ میں وہ حسن علی ہوں کہ جو
دنیا کرکٹ کے اندر جو ہے لوگوں کی تنقید کی زد میں تھا، میں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے، تو اب اس کو دوسرے T20 انٹرنیشنل میں مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ کس کو کھلانا چاہیے، تو میرا ووٹ جو ہے وہ حسن علی کے ساتھ جائے گا۔